एक तरफ जहां भारतीय खजाना लबालब भर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का दूसरा पिलर भी गिरा और इस पिलर के गिरने का मतलब है चाइना में आर्थिक तबाही। चाइना का ऑटो सेक्टर तबाह हो गया। तो सबसे हैरान करने वाली बात, जहां मुस्लिम देश योगा को जल्दी मानते नहीं हैं, खास करके जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, पर सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पीएम मोदी की क्या नकल कर रहे हैं। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष अल बसर की। और अल बसर इसमें कर क्या रहे हैं? असद इसमें योगा कर रहे हैं। और आपको बता दें सीरिया में योगा के कई बड़े बड़े केंद्र हैं और सीरिया वही देश है जो बिल्कुल सही सुना है गृह युद्ध में लिप्त है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े विकसित देश यहाँ आजमाते हैं अपने हथियारों को। ये वही सीरिया है। अब असद जो ये कर रहे हैं, इस असद के ऐसा करने के पीछे एक बड़ी वजह है। वैसे तो सीरिया जिस तरीके का देश है, मुस्लिम समुदाय का एक ऐसा देश है जहाँ जल्दी इस तरीके के कार्यक्रम होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर अब अपनाया जा रहा है। ये जगह जगह फुटबॉल के बड़े बड़े मैदानों को भी योगा के केंद्र में बदलने के लिए हाँ मिल रही है। तो ये हैरान करने वाला तो है ही। 12 सालों से सीरिया गृह युद्ध को झेल रहा है और इस युद्ध ने यहाँ के लोगों का सब कुछ छीन लिया है। उन्हें आर्थिक और शारीरिक कष्ट तो हुआ ही है, साथ ही मानसिक कष्ट जितना हुआ है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इस मुश्किल समय में तमाम लोगों का सहारा बन रहा है योग। ब्रिटिश मैगजीन इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक पूरे सीरिया में जंगलों, खेल के मैदानों, स्टेडियमों बच्चे बूढ़े नियमित तौर पर योग कर रहे हैं। उनकी हथेलियां प्रार्थना के लिए जुड़ती हैं और भुजाएं पीछे की ओर झुकती हैं। वे सूर्य नमस्कार का जाप करते हैं। इकोनॉमिस्ट की माने तो ये सीरिया के लिए अरबी में आशीर्वाद है, लेकिन संस्कृत में ये सूर्य नमस्कार है। सीरिया में हिंदू साधुओं की वेशभूषा में ट्रेनर योगा का प्रचार करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत भगवान शिव ने की थी। एक सीरियाई शिक्षक के अनुसार जिस तरीके के तनाव है उसे रोकने के लिए हिमालय की गोद में बसे शहर ऋषिकेश से 2 दशक पहले एक व्यक्ति आया और उसने हमारे यहाँ योगा के केंद्र खोले और अब देश भर में करोड़ों ध्यान केंद्र फ्री में चल रहे हैं। अब सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को बार बार देखा जाता है इस तरीके की योगा करते हुए और कहा जाता है कि बशर अब चाहते हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने लोकप्रियता हासिल की है वैसे वो भी लोकप्रियता हासिल करें। भारतीय नेताओं का अनुकरण कर रहे हैं असद। खैर, अच्छी चीजों के लिए अनुकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, पर इन सब के बीच में 2 बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर, भारत का खजाना लबालब भर गया और ये भरना बेहद जरूरी था। अचानक से कैसे भरा ये भी थोड़ा सा हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी दुनिया भर में फॉरेक्स रिजर्व गिर ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहा है। एक पाकिस्तान को छोड़ दे तो, हालांकि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं रहने वाला है, ये हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया। पर भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो फॉरेन रिजर्व हाल के दिनों में बढ़ता हुआ भी दिखा, घटता हुआ भी दिखा। एक समय था भारत का आंकड़ा $600 बिलियन को पार कर चुका था, लेकिन बाद में ये गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर गया। 2 सप्ताह पहले भारत के खजाने में $3.8 बिलियन की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इस सप्ताह तो ताबड़तोड़ जुलाई 14 का आंकड़ा बता रहा है $609 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है, क्योंकि इस वीक भारत को मिले $12.74 बिलियन और इस बढ़ोतरी के साथ जो हमारा खजाना था वो खजाना बढ़कर हो गया $609 बिलियन को पार कर चुका है। भारत के लिए ये आंकड़ा बने रहना और इससे आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर सवाल उठता है कि पिछले 3 महीने में करीब अच्छा खासा उछाल
क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण है 3 महीने के दौरान भारत के अंदर $16 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। और कहा जा रहा है न सिर्फ इतना बल्कि भारत के फॉरेन रिजर्व का बढ़ने का एक बड़ा कारण ये भी हो गया है कि भारत ने सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छी कमाई की है और ये बढ़ोतरी दिखा रही है। 14 जुलाई तक हमारा आंकड़ा कैसा है? 7 जुलाई को ये आंकड़ा था फॉरेन करेंसी $528 बिलियन, जबकि 14 जुलाई को ये आंकड़ा है $540 बिलियन। गोल्ड की बात करें तो 7 जुलाई को गोल्ड था 44 मिलियन मीट्रिक टन, तो वहीं इस वक्त है 45। इसके अलावे भी कई चीज़ें हैं जो जोड़कर कुल अमाउंट बनता है $609 बिलियन का आंकड़ा पार कर जाता है फॉरेन रिजर्व का ये डिटेल। पर जहां भारत में खजाना वापस से ऊंचाई पर बढ़ रहा है तो वहीं चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका कि चाइना का दूसरा पिलर भी अब गया। किसी भी देश के ना 2 बड़े सेक्टर आज की डेट में, अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में 2 बड़े सेक्टर हैं। एक बड़ा सेक्टर है रियल इस्टेट का सेक्टर और दूसरा सेक्टर है ऑटोमोबाइल का सेक्टर। अब ये दोनों सेक्टर अगर किसी देश के हिल गए ना तो समझ लीजिए कि उस देश का बंटाधार हो गया है। भारत में अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि सिर्फ भारत में जो ऑटो सेक्टर है यानी कार मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, उस सेक्टर से ठीक ठाक लोगों को मिलता है रोजगार। जबकि हमारे साथ केस ये है कि हम बहुत ज़्यादा कार का निर्माण नहीं करते हैं। इस मार्केट में अभी हम बहुत बड़े नहीं बने हैं, फिर भी हमारे इस सेक्टर की वजह से हमारी एक बड़ी आबादी आराम से काम करती है। हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो करीब 3.7 करोड़ लोगों को रोजगार देता है और हमारी जीडीपी का 7.1% कंट्रीब्यूशन उसी के द्वारा आता है। मैन्युफैक्चरिंग में 49% कंट्रीब्यूशन आता है ऑटो सेक्टर के द्वारा। अगर हमारा आंकड़ा इतना है तो चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है। चाइना का आंकड़ा कितना होगा? चाइना का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। हम फिर भी चाइना की तुलना में बहुत कम कार बनाते हैं। चाइना में 4 बड़े ग्रुप हैं जिनमें से एक है SAIC मोटर, दूसरा है FAW, तीसरा है डोंगफेंग और चौथा है चेंगेन। इनके कार की बिक्री कितनी है? 5 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, ये 2021 का आंकड़ा है। अब समस्या क्या हो रही है? इसके पूरे सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रही है। डोंगफेंग में 40% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे ही जितनी 4 कंपनियां हैं, इन 4 कंपनियों में जो गिरावट है कमोबेश कुछ ऐसा ही है। अब इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है। एक तो यहाँ की कार कंपनियों के बीच में प्राइस वॉर छिड़ गया है और दूसरा यहाँ से कंपनियां अब निकल के भाग भी रही हैं। दोनों खंभे अब चाइना के टूट चुके हैं और इसका मतलब है कि चाइना भयंकर संकट में फंसने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।